बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे पास आज की क्लास में हमने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है जिसका टाइटल है हमारे पास IAS 33 अर्निंग पर शेयर और EPS। IAS 33 का एरिया इस न्यू एजुकेशन स्कीम में आपके कोर्स का पार्ट बनाया गया है। मार्च 22 से पहले जितने FR1 के एग्जाम हुए उसमें IAS 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड FR1 लेवल पे टेस्ट नहीं हुआ। बेसिकली ये स्टैंडर्ड CA फाइनल लेवल पे हमेशा से टेस्ट होता आया है। CA फाइनल में जनरली ये ऑल्टरनेट या 2 अटेम्प्ट के बाद टेस्ट होता है। 15 से 18 मार्क तक की इसकी वेटेज रखी गई है। बीच में कोई 2-4 अटेम्प्ट ऐसी भी थी जिसमें इसे FR2 के कोर्स का पार्ट बनाया गया था, लेकिन वो सिर्फ 2-4 अटेम्प्ट के लिए था, फिर इसे दोबारा कोर्स से हटाकर फाइनल लेवल पे ही टेस्ट किया जाता था। अब आपकी जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि एप्लीकेबल है मार्च 22 एंड ऑनवर्ड्स, तो इसमें आपके इस स्टैंडर्ड को FR1 के कोर्स का पार्ट बनाया गया है। एक आसान स्टैंडर्ड है, एक अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूं कि ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। स्पेसिफिकली इस मार्च 22 के टाइम में आप 12 से 15 इवन मैक्सिमम 20 मार्क तक का भी सवाल इस स्टैंडर्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के साथ मैंने एक हैंडआउट शेयर किया है। इस हैंडआउट में हमारे पास शुरू में इस स्टैंडर्ड की रेलेवेंस, किस स्टैंडर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये स्टैंडर्ड बनाया गया, इस स्टैंडर्ड में क्या काम आप करोगे, इसकी कितनी वेटेज, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें डिस्कस हुई है। लेकिन इन सारी बातों को मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, रीजन भी कि हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये है क्या। जब तक मुझे एक चीज मालूम ही ना हो कि वो है क्या, तो मैं उसकी यूजेज या उसकी यूटिलिटी पे बात इतने अच्छे से नहीं कर सकता। तो थोड़ा हम अपने स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन, थोड़ा हम अपने स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट्स वगैरह को देखेंगे, फिर हम इसकी यूटिलिटी या इसकी क्या यूजेज, इसकी क्या रेलेवेंस, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एक यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इस पे भी हम बात करेंगे। देखें, इस स्टैंडर्ड की टाइटल से हमें थोड़ा समझ आता है अर्निंग पर शेयर। ये स्टैंडर्ड मुझे ये बताएगा कि एक कंपनी का एक शेयर कितना कमा के दे रहा है। अर्निंग पर शेयर इसके बिल्कुल लिटरल सिंपल से इसको ट्रांसलेट करूं तो अर्निंग पर शेयर के लफ्ज से हमें समझ ही आता है कि कंपनी का एक शेयर कितना कमा के दे रहा है। ये हम इस स्टैंडर्ड के अंदर फाइंड आउट कर रहे हो। अब जब मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूंगा, तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के EPS यहाँ कैलकुलेट हो रहे होंगे। नंबर 1 इज बेसिक, नंबर 2 इज डाइल्यूटेड। एंड नंबर 2 इज डाइल्यूटेड। हम दो तरह के EPS यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, एक का नाम होगा बेसिक EPS, एक का नाम होगा डाइल्यूटेड EPS। अगेन इसके स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव, इसके इंपॉर्टेंस, इसकी यूटिलिटी पे बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आता हूं। सबसे पहले बेसिक EPS की एक प्रेजेंटेशन पे आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही है, जिन लोगों के पास हैंडआउट मौजूद है, तीसरी चौथी स्लाइड में आपके पास आ रहा होगा बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर सर, अगर मैं अपने पास आसान सी थ्योरी रीड करूं या फॉर्मूला देखूं तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड सिंपली एज अ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। एक कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, एक कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। और उस साल कंपनी के कितने आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थे। एक कंपनी की अगर लेट्स से हम P&L देखते हैं तो हमें P&L से लेकर सेल्स से लेकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक कंपनी के सारे ऑपरेशंस का पता चलता है कि कंपनी ने इतने का रेवेन्यू जनरेट किया, इतने का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, बाकी कंपनी के एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ये सब कुछ है, और कंपनी ने टैक्स से पहले इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया। फिर कंपनी ने एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री कुछ इनकम का हिस्सा टैक्स अथॉरिटीज को पे कर दिया होगा, और टैक्स अथॉरिटीज को पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आता है, हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर वो नंबर है जो कि शेयर होल्डर की कमाई है, जो कि शेयर होल्डर घर लेकर जा रहा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आया वो कंपनी की शेयर होल्डर का है, लेकिन कुछ और हिस्सेदार भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं इस स्टैंडर्ड में ये बताऊंगा एक कंपनी के शेयर होल्डर को कि तुमने कंपनी के एक शेयर के अगेंस्ट कितना कमाया है, कितना नुकसान किया। इस स्टैंडर्ड में हम एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करेंगे जो कि एक शेयर होल्डर को यह बताएगा कि उसने कंपनी के एक शेयर पे कितना कमाया है। अब जो बात बता रहा हूं वही चीज फॉर्मूला में लिखी है। कैसे सर? न्यूमरेटर में आपने लिखा है
कि प्रॉफिट या लॉस का वो हिस्सा, प्रॉफिट या लॉस का वो हिस्सा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है, डिवाइडेड बाय कितने वेटेड एवरेज, वालेकुम सलाम, कितने वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर है हमारे पास, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक बेसिक अर्निंग पर शेयर का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखें सर, हमने जिक्र किया कि इस स्टैंडर्ड के थ्रू हम अपने यूजर्स को, हम अपने शेयर होल्डर को बेसिकली ये बताएंगे कि वो हर एक शेयर के बदले कितना कमा रहा है, जो कि इसके नाम से समझ आता है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के अगेंस्ट कितनी अर्निंग्स या कितना लॉस हो रहा है। सर आम हालात में हमें लगता है, हम समझते हैं कि यार प्रॉफिट एंड लॉस में सेल से लेकर पीबीटी तक सारे कंपनी के ऑपरेशंस के नंबर आते हैं, फिर टैक्स का नंबर आता है जो हम अपनी रेलेवेंट कंट्री की टैक्स अथॉरिटीज को पे करते हैं, और टैक्स के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर नजर आता है, हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर वो है जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की इनकम है, जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हिस्सा है। लेकिन प्रैक्टिकली या 100% केसेस में ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली 100% केसेस में ऐसा नहीं है। जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आ रहा होता है ना, जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आ रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नहीं होता, इसमें और भी हिस्सेदार आ जाते हैं, इसमें और भी हिस्सेदार आ जाते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए पहले तो एक चीज को यूं समझें कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और एक कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल को खरीदने के लिए अगर फाइनेंस रिक्वायर्ड है। सर तो हम बात कर रहे थे, अब हम रंग को क्या देख रहे हैं सर यहाँ सुने, हम बात ये कर रहे थे कि अगर एक कंपनी है और कंपनी को अपना बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी को एक बिजनेस ऑपरेट करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। सही है, फंड्स यानी कि पैसों की जरूरत है। और प्रैक्टिकली अगर कंपनी को फंड्स चाहिए हो तो कंपनी वो फंड्स किससे मांग सकती है? शेयर होल्डर से? नहीं सर, कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर से नहीं, कंपनी चाहे तो वो पैसा अपने लेंडर से भी अरेंज कर सकती है। यानी कि कंपनी की जिंदगी में फाइनेंस अरेंज करने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से पैसा मांगेगी, या तो कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से पैसा मांग रही होगी, या कंपनी अपने लेंडर से पैसा मांग रही होगी। या तो कंपनी अपने इक्विटी होल्डर से पैसा मांग सकती है, या कंपनी अपने इक्विटी लेंडर से पैसा मांग रही होती। आम हालात में जब आप इक्विटी होल्डर से पैसा लेते हो, तो हमारी बुक्स में आसान सी जनरल एंट्री बनती है, कैश डेबिट इक्विटी क्रेडिट। मैं एक जनरल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इक्विटी क्रेडिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम नहीं। और आम हालात में जब हम लेंडर से पैसा मांगते हैं तो हम जनरल एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट और लाइबिलिटी, या पेबल कह लें, या बैंक लोन कह लें, या बोरिंग कह लें, कुछ भी कह लें, सब कुछ लाइबिलिटी होगा। आम हालात में अब देखो, ये दोनों लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन एक टू वे ट्रांजैक्शन होती है, एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर ये दोनों लोग पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको बदले में कोई ना कोई रिटर्न चाहिए, सर लैंडर जब हमें पैसा दे रहा होता है तो हम इस लैंडर को बदले में जो रिटर्न देते हैं, इसका नेचर क्या होता है सर? इंटरेस्ट। इसका नेचर क्या होता है? इंटरेस्ट। और इसे हम इसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। आम हालात में अगर लेंडर कंपनी को पैसा दे रहा है एज अ लायबिलिटी, चाहे वो बैंक बोरिंग्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो टीएफसीज हो, चाहे वो नॉर्मल पेबल हो, इसे जो बदले में रिटर्न मिलेगा इसे हम इंटरेस्ट का नाम देंगे, और इसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इक्विटी होल्डर, जब इक्विटी होल्डर कंपनी को पैसा देगा और इक्विटी होल्डर की रिटर्न की बारी आएगी, वो भी तो कुछ बदले में चाहता है ना आपसे, तो इक्विटी होल्डर को जो रिटर्न दिया जाता है दैट इज डिविडेंड। फिर डिविडेंड में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कैश डिविडेंड हो सकता है, बोनस डिविडेंड हो सकता है, स्पेशल डिविडेंड हो सकता है। अब डिविडेंड इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज योर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा करना।
भाई मैंने और सर इब्राहिम ने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया, अब इसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए मैं अपने एडमिन स्टाफ को, अपने फैकल्टी मेंबर को जो सैलरीज वगैरह पे कर रहा हूँ या जो भी खर्चे कर रहा हूँ, ये हमारा एक्सपेंस है। लेकिन इसके बाद, एक्सपेंस के बाद जो हमारी नेट इनकम आ रही है और उसमें से मैं और सर इब्राहिम करने के पैसे जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रोप्रिएशन है। और इसे हम एज अ एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते, इसे हम ऐसा एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कि तुम्हारे पास सेल्स से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर आ रहा होता है ना पीएनएल में, तुम्हारे पीएनएल के फेस पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो सारे नंबर आते हैं ना, उन नंबर्स में इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड हुआ होता है, लेकिन उन नंबर्स में डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। तो सर डिविडेंड कहां रिकॉर्ड होता है? सर डिविडेंड रिकॉर्ड होता है रिटेन अर्निंग्स में। डिविडेंड रिकॉर्ड होता है रिटेन अर्निंग्स में, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपके कोर्स का पार्ट है, आगे जाके पढ़ोगे। डिविडेंड की पेमेंट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि डिविडेंड की पेमेंट हम जो है एज अ रिटेन अर्निंग से रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो इस डिविडेंड की एंट्री बन रही होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेबल या कैश क्रेडिट। लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनाते हैं सर? इंटरेस्ट की एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और कैश या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अब अभी तक जो आपने सारी डिस्कशन की, अभी तक जो आपने सारी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट एक कंपनी के डायग्राम बनाई है मैंने, तो इससे तो ये लग रहा है कि कंपनी ने सेल्स से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक के नंबर में सब कुछ अपने बिजनेस ऑपरेशंस और टैक्स की चीजों को रिफ्लेक्ट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ गया, अब वो कंपनी के शेयर होल्डर का हिस्सा है, यानी कि कंपनी के इक्विटी होल्डर ने जो क्या कमाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया। और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर का नंबर कैलकुलेट हो जाना चाहिए। लेकिन इक्विटी होल्डर भी कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक तरह का नहीं होता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इक्विटी होल्डर भी कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। इट कैन बी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, it can be ordinary shareholder, it can be preference shareholder। या तो ये शेयर होल्डर, या तो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर होगा, या ये शेयर होल्डर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। अब जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक डायग्राम देखा बेसिक अर्निंग पर शेयर का, बेसिक अर्निंग पर शेयर के डायग्राम में हमारे पास क्या लिखा है सर? बेसिक अर्निंग पर शेयर की डायग्राम में लिखा है बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड सिंपली एज net profit or loss for the period attributable to ordinary shareholder। ordinary shareholder के लफ्ज को अंडरलाइन करो। net profit for the loss for the period attributable to ordinary shareholder, यानी कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेना है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेना है, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वो हिस्सा लेना है जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से में आ रहा है। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वो हिस्सा लेना है जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से में आ रहा है। क्योंकि अभी मैंने इस डायग्राम से क्या समझा भाई, सेल से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के सारे ऑपरेशंस आ गए, इंटरेस्ट की पेमेंट्स आ गई, टैक्स की पेमेंट्स आ गई। लेकिन कंपनी अपने इक्विटी होल्डर को जो डिविडेंड देती है वो आपके पीएनएल में नहीं आता, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और शेयर होल्डर सिर्फ एक तरह का नहीं है, शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। तो अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी वो हिस्सा चाहिए जो कि सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जेब में जाना है, जो कि सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जेब में जाना है। प्रॉफिट के इस हिस्से को मैं डिवाइड करूंगा कि मेरे पास वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, तो मेरे पास सिंपल एक बेसिक अर्निंग पर शेयर का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। इसे कॉपी करें, इसे सुकून से अच्छे से कॉपी करें। उसके बाद मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मजीद क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन करता हूं। याद देखें सर, मैंने अपनी आवाज तो इंसान को जहर लगती है, तो मुझे सुना रहे हो। मैं किसी को वॉइस नोट नहीं भेजता क्योंकि मुझे इतना बड़ा लगता है। सर यहाँ देखिए, मैंने बोर्ड रब करने से पहले क्या बातें डिस्कस की सर? मैंने ये बातें डिस्कस की कि अगर एक कंपनी को अपने बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए तो कंपनी फंड्स के लिए दो लोगों की तरफ देख सकती है।
या तो इक्विटी होल्डर के थ्रू, इक्विटी होल्डर की तरफ, या लेंडर्स की तरफ। लेंडर से जो हम पैसा लेते हैं उनको बदले में जो उन पैसों के ऊपर रिटर्न या रिवॉर्ड देते हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट है, जिसे हम अपने पीएनएल में एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। और इक्विटी होल्डर से जो हम पैसा लेते हैं बदले में जो उनको रिवॉर्ड देते हैं वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जिसे हम अपनी रिटेन अर्निंग्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब IAS 33 जिसका टाइटल है अर्निंग पर शेयर, दो तरह की ईपीएस तुम यहाँ कैलकुलेट करोगे, एक होगा बेसिक ईपीएस, एक होगा डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस में हम 3-4 क्लासेस के बाद आएंगे, अभी हमने सिर्फ 3-4 क्लासेस बेसिक ईपीएस की डिस्कशन करनी है। बेसिक ईपीएस का आसान सा फॉर्मूला मैंने देखा कि भाई कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रही है, कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रही है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, के पूरे साल ऑन एन एवरेज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स थे कितने, कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रही है, डिवाइडेड बाय कंपनी के वेटेड एवरेज या ऑन एन एवरेज कितने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर थे। इस सिंपल से फॉर्मूला में तुम नंबर प्लॉट करोगे तो तुम्हारे पास बेसिक ईपीएस का नंबर आ जाएगा। लेकिन मैंने डिस्कशन ये की कि कंपनी जब पैसा मांगती है अपने इक्विटी होल्डर से, कंपनी जब पैसा मांगती है अपने इक्विटी होल्डर से, तो ये इक्विटी होल्डर जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो सकता है कि ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो सकता है कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कि अगर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है तो ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है कि कंपनी ने अपनी सेल से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यहां तक पहुंचा दिए। इसमें इन दोनों लोगों का हिस्सा है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी। तो हमें इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा आ रहा होगा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है, और इस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के प्रॉफिट के हिस्से को अगर मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिंपली बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान सी बात, बहुत सादा सी बात। आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। अब तक तो हमें लगता था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लेके जा रहा है, लेकिन आज हमारी जिंदगी में हमें एक नई बात पता चली कि कंपनी की जिंदगी में इक्विटी होल्डर सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रॉफिट का हिस्सा माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट का वो हिस्सा आ जाएगा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। और इस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के प्रॉफिट को अगर आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास सिंपली बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। कॉपी करने की जरूरत नहीं है सर। अगर हम अपने पास बेसिक ईपीएस की स्लाइड देखें तो बेसिक ईपीएस की स्लाइड से पहले वाली स्लाइड पे आपके पास रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट ईपीएस आ रहा है। इसका पॉइंट नंबर 3, if an entity reports a discontinued operation, basic and diluted amount per share must be disclosed for the discontinued operation either on the face of the income statement or in the notes to the financial statement। अब ये क्या कह रहा है, देखें, अब तक हमने अपनी जिंदगी में कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी देखे हो या अपने क्लासरूम में किसी सवाल वगैरह में देखे हो तो आपके पास एक बैलेंस शीट बन रही होती है जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी आ रहा होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होता है जिसमें आपके पास सेल्स से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की पूरी शेड्यूलिंग हुई होती है। एक आपके आईएफआरएस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आईएफआरएस 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो कि हम कैफ में नहीं पढ़ेंगे। जब इंशाल्लाह सीए फाइनल में आ जाएंगे तो एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप मेरे साथ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे, आईएफआरएस 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इस स्टैंडर्ड में यह जिक्र किया गया है कि अगर हम अपना कोई बिजनेस सेगमेंट बंद कर दे, खत्म कर दे या बेच दे, फॉर एग्जांपल कि मैं आईक्यू में पीआरसी भी चला रहा हूं, कैफ भी चला रहा हूं, सीफेप भी चला रहा हूं, एमएससी भी चला रहा हूं। कल को मैंने सोचा कि यार ये पीआरसी जो है ना लॉस मेकिंग सेगमेंट है और मैंने इस सेगमेंट को बंद कर दिया या मैंने इस सेगमेंट को बेच दिया, तो आईक्यू के पर्सपेक्टिव से ये वाला बिजनेस सेगमेंट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहलाया जाएगा। तो आईएफआरएस 5 एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि ये रिक्वायरमेंट डालता है कि आपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है। यानी कि अगर हम आईएफआरएस 5 में आने वाले वक्त में फाइनल में ये बात पढ़ेंगे कि अगर तुमने ड्यूरिंग द ईयर अपना कोई बिजनेस ऑपरेशन बेच दिया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तो उस ऑपरेशन से आने वाला जो तुम्हारा पीएनएल है वो सेपरेट बन रहा होगा
और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आने वाला पीएनएल सेपरेट बन रहा हो। यानी कि अभी तो हमने अगर किसी कंपनी का पीएनएल देखा हो तो उसमें सेल से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का नंबर आ रहा होगा, लेकिन अगर तुम किसी ऐसी कंपनी का पीएनएल देखो जिसने कोई ड्यूरिंग द ईयर सेगमेंट बंद किया है, फॉर एग्जांपल कि भाई यूनिलीवर है, वो कॉस्मेटिक्स में भी डील करता है, वो मेडिसिन में भी डील करता है, वो बेवरेजेस में भी डील करता है, वो 10,000 चीजों में डील करता है। किसी पॉइंट इन टाइम पे उनका कोई एक बिजनेस सेगमेंट लेट से कॉस्मेटिक्स लॉस मेकिंग सेगमेंट बन जाए, ये किसी भी एक्स वाई रीजन की वजह से वो अपना वो वाला डिपार्टमेंट बंद कर दे, तो वो डिपार्टमेंट यूनिलीवर के पर्सपेक्टिव से क्या कहलाया जाएगा? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और आईएफआरएस 5 के तहत यूनिलीवर की जिम्मेदारी होगी कि पीएनएल के ऊपर कंटिन्यूड ऑपरेशन का पीएनएल अलग बना रही होगी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पीएनएल अलग बता रही है। अब इस जो मैंने तुम्हें पॉइंट नंबर 3 रीड करवाया ना, इसमें बड़ी आसान सी बात लिखी है कि अगर एक कंपनी का कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग अलग आ रहा है तो आपने दोनों का बेसिक ईपीएस सेपरेटली कैलकुलेट करना है। कोई रॉकेट साइंस बात नहीं होगी। कंटिन्यूड ऑपरेशन के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एक आसान सा सवाल देखते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करूंगा। इसी हैंडआउट में अगर आप आगे आओगे तो आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूं मैं। ये सारे सवाल आपकी ज्यादातर सवाल इसमें आईकेप के स्टडी पैक के हैं, कुछ सवाल मैंने आईसीडब्ल्यू से भी पिक करे हैं, कुछ सवाल मेरे पास कुछ इंटरनेशनल बॉडीज की रजिस्ट्रेशन है आईएफआरएस बॉक्स के नाम से, मैंने वहां से भी उठाए। अच्छा, ये जितने सवाल आपके स्टडी पैक के मैंने उठाए ना, सारे सीए फाइनल के स्टडी पैक से आईकेप ने रखे हैं। मैं आपके आईकेप की FR1 के स्टडी पैक देख रहा था तो मैंने देखा कि जितने सवाल आपके यहाँ रखे हैं वो सारे सीए फाइनल की स्टडी पैक से उन्होंने यहाँ पे उठा के रखे हैं। तो मैं इन सारे सवालों को, कुछ एडिशनल आईसीडब्ल्यू के सवाल है, कुछ एडिशनल इंटरनेशनल बॉडीज के सवाल, इनको कवर करेंगे। और फिर हमारे पास सीए फाइनल के या FR2 के जो आईकेप के पास पेपर्स हैं, अब चूंकि स्टैंडर्ड हमारे FR1 में कवर होना है तो वही लेवल के पास पेपर्स भी हम इंशाल्लाह क्लासरूम में ही कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं, बहुत आसान सा सवाल। कहता है इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1 an entity G made a profit after tax of 3.5 million. Of this, rupees 3 million was from continuing operation and 5 lakh from discontinued operation. एक कंपनी है जिसने 31 दिसंबर ईयर 1 में 3.5 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया और इस 3.5 मिलियन में से 3 मिलियन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है और 5 लाख रुपए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का है। इट पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 1.5 लाख एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65,000 रुपए। कंपनी ने क्या किया है? 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को और 65,000 रुपए का डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद IAS 32। कह रहे हैं हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से IAS 32 का, वो भी इंशाल्लाह सीए फाइनल में कवर करवाया जाएगा। उस स्टैंडर्ड के तहत इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बिल्कुल सही तरह से हमने इक्विटी डेजिग्नेट किया हुआ है। एंटिटी जी had 1 million, entity G had 1 million ordinary shares in issue throughout the year, और पूरे साल हमारे 1 million 10 लाख ordinary shares हैं। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। फॉर्मूला हमारे सामने है, बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किए हैं, जरा मुझे बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करके देते हैं इसकी। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसे। सर बहुत आसान सा सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपको कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है 3.5 मिलियन का और इस 3.5 मिलियन का ब्रेकअप ये है कि कंटिन्यूड ऑपरेशन का 3 मिलियन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का 5 लाख रुपए। तो पहले तो मैं इसे सेपरेटली प्रेजेंट कर दूं अगर, कि सर दोनों बिजनेस ऑपरेशंस का हमारे पास सवाल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है दैट इज 3 मिलियन, दैट इज 5 लाख। फिर तुम्हारे पास ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी हैं और कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। यानी कि तुम्हें जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर नजर आ रहा है, ये सारा का सारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हिस्सा नहीं है, इसमें से कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लेके जाएंगे। तो मुझे उनका हिस्सा हटा दूं अगर मैं, तो मेरे पास प्रॉफिट का वो हिस्सा आ जाएगा जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है। वो कितना है? लेस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स। वो कितना है सर? 65,000। दोनों जगह से माइनस कर दें।
नहीं सर, दोनों जगह से माइनस करेंगे तो डबलिंग हो जाएगी ना भाई। कंपनी के 3.5 मिलियन के प्रॉफिट में से उनको 65,000 रुपए का डिविडेंड देना है, तो वो सिर्फ मैं कंटिन्यूइंग से माइनस कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 2935,000 और ये 5 लाख। ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। फिर हमें सवाल में इन्होंने ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स सबसे लास्ट बुलेट में दिया है। एंटिटी जी हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थ्रू आउट द ईयर। इन्होंने मुझे डायरेक्ट ये कैलकुलेट करके दे दिया है कि हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वेन्स 1 मिलियन है, तो हमारे पास बेसिक ईपीएस का नंबर सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा 2935,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन 2.935 और ये 0.5 और ये हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है रुपीस पर सिंपल। कॉपी कर लें सर इसे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हमने बड़ी सिंपल से डिस्कशन की कि आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आ रहा है ये कंपनी के इक्विटी होल्डर्स, कंपनी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है। हमने इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने इस इक्विटी होल्डर के प्रॉफिट में से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का प्रॉफिट मालूम करना है। तो मैंने क्या करा कि अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिस्सा अलग किया, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट का वो हिस्सा आ गया जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जेब में जाना है, और इसको सिंपली वेटेड एवरेज नंबर से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास बेसिक ईपीएस का नंबर आ गया। सर इस सवाल में हमारे पास डिविडेंड भी दिया हुआ था 1.5 लाख रुपए। हमने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड भी दिया था। इसका क्या करना है? इसका कुछ भी नहीं करना। बेसिकली डिविडेंड का मतलब है कि भाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने इतना कमाया, इतना कमाया, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने इतना कमाया टोटल, और उसमें से 1.5 लाख रुपए का कैश डिविडेंड लेकर घर चले गए, तो बाकी जो रह गया कंपनी में वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का ही है, बस वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। भाई कंपनी अगर कमा रही है तो जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कंपनी चाहे तो कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ हिस्सा अर्निंग्स का रिटेन कर लेती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग का नाम देते हैं। तो कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए इतना इतना कमाया है, उसमें से 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी रिजर्व में ले गई। तो टोटल जो अर्निंग्स हैं, रिटेन अर्निंग्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स नहीं, टोटल अर्निंग जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की है उसे मैंने वेटेड एवरेज नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास बेसिक ईपीएस का नंबर आ गया। अब हमने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन करनी है। प्रेफरेंस शेयर्स की मल्टीपल तरह से क्लासिफिकेशन होती है। प्रेफरेंस शेयर्स की मल्टीपल तरह से क्लासिफिकेशन, मल्टीपल तरह से इसकी कैटेगरीज को ब्रेक किया जा रहा होगा। पहली क्लासिफिकेशन में देख रहा हूं कि जो तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, तुम्हारे पास जो ये प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, या तो ये रिडीमेबल नेचर के होंगे, या तो ये रिडीमेबल नेचर के होंगे, या ये इरिडीमेबल नेचर के होंगे। अब रिडीमेबल या इरिडीमेबल का मतलब क्या है? रिडीमेबल या रिडीमेबल का मतलब क्या है? सर रिडीमेबल का मतलब है रीपेबल, यानी कि जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया जाएगा ना, जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया जाएगा तो इनको कोई ना कोई मैच्योरिटी डेट दी जा रही होगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई ना कोई इनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होगी जिन पे इनको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और अगर इरिडीमेबल नेचर का है तो इसका मतलब है नॉट रीपेबल, इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, ये कभी भी वापस नहीं किया जा रहा होगा। और अगर एक पैसा मैंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम पे लिया जो कि मुझे आगे जाके 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वापस करना है, तो इसका मतलब है कि इसका नाम तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन इसका नेचर तो लायबिलिटी ही है ना। सर अगर कोई मुझसे पूछे कि हम अगर पैसा लेते हैं, हम किसी से पैसा लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि आइदर वो पैसा इक्विटी का है या लायबिलिटी का है? अगर मैं आप लोगों से अपने बिजनेस करने के लिए पैसा ले रहा हूं तो क्या वो क्राइटेरिया होगा जिसकी बेसिस पे मैं ये बाइफरकेट करूं कि आइदर दिस इज माय लायबिलिटी और आइदर दिस इज माय इक्विटी? इसका जिक्र किया हुआ है IAS 32 में।
ये हमारे स्टैंडर्ड हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन डिस्कशन हम कर लेते हैं। जब आप किसी से पैसा लेते हो विद एन ऑब्लिगेशन टू रिपे द अमाउंट, जब मैं किसी से पैसा लेता हूं विद कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कि मुझे वो अमाउंट वापस करना है, तो वो लायबिलिटी है। और जब मैं किसी से पैसा लेता हूं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन कि मुझे वो अमाउंट रिपे करना है, तो वो मेरी इक्विटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं आईक्यू को रन करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लूं, मेरा आईक्यू प्रॉफिट करे या ना करे, मुझे बैंक को 10 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। ये बैंक से लिया हुआ पैसा मेरी लायबिलिटी है। लेकिन इसी आईक्यू में मैंने और सर इब्राहिम ने भी कुछ कैपिटल इंजेक्ट किया। अब आईक्यू प्रॉफिट करेगा तो मैं और सर इब्राहिम पैसा घर लेके जाएंगे। आईक्यू अगर प्रॉफिट नहीं करता तो मैं और सर इब्राहिम कुछ घर लेकर नहीं जा रहे होंगे। यानी कि आईक्यू की मेरे और सर इब्राहिम की तरफ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये पैसा इक्विटी का पैसा है। लायबिलिटी के पैसे पे जो आप रिटर्न देते हो, इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरेस्ट। इसको हम क्या समझते हैं? इंटरेस्ट। और ये आपके पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर इक्विटी के ऊपर हम रिटर्न देते हैं, तो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न देते हैं उसे हम नाम और नेचर इसका क्या है? डिविडेंड। और इसे हम पीएनएल में नहीं बल्कि रिटेन अर्निंग में लेकर जाते हैं। अब अगर प्रेफरेंस शेयर्स की दो कैटेगरीज बताएं, या तो रिडीमेबल या इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट होगी, इरिडीमेबल का मतलब है कि इसकी कोई ना कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होगी। अगर एक प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर का है, इस एज गुड एज की वो लायबिलिटी है, यानी कि इस पे जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो इंटरेस्ट होगा। और अगर ये इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कि ये पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो चुका है। लेकिन सर ये तो प्रेफरेंस शेयर्स है, मुझे मालूम है ये प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स कौन सी तरह का है? सर ये रिडीमेबल नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स। एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज एज गुड एज लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी के ऊपर तुम पैसा दे रहे हो तो वो पैसा तुम्हारी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बल्कि तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जिसे तुम पीएनएल में रिकॉर्ड। लेकिन अगर इरिडीमेबल नेचर है, इरिडीमेबल का मतलब क्या है? जिसकी कोई रिपेमेंट डेट नहीं होगी, यानी कभी वापस नहीं दिया जाएगा, नॉन रिपेबल। इस एज गुड एज के ये पैसा इक्विटी है। और अगर इक्विटी के ऊपर रिटर्न दिया जा रहा है, तो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न दिया जा रहा था उसे हम डिविडेंड नेचर बाय नेचर समझते हैं, और ये हमारे पीएनएल में नहीं, हमारी रिटर्निंग में। अब ये बातें आप हमें क्यों बता रहे हो? देखो, अगर तुम्हें सवाल देता तुम्हें कहता है कि तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, तुम्हारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स इतने हैं और तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर एग्जामिनर कहे कि प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल नेचर का है, यानी कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को जो रिटर्न देना है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में माइनस हो चुका होगा? नहीं, तो हम खुद उसे अलग से माइनस करेंगे, जैसे मैंने सवाल में किया। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर कहें कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन वो रिडीमेबल नेचर के हैं, तो इसके ऊपर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट देना है, क्या वो मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में माइनस हो चुका होगा? यस। तो फिर यहां ऑर्डिनरी शेयर कैलकुलेट करते वक्त मैं इसे दोबारा से माइनस नहीं कर रहा हूं। रिपीट करें दोबारा, प्रेफरेंस शेयर की बहुत सारी क्लासिफिकेशन बताऊंगा। पहली क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, रिडीमेबल या इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है रिपेबल, इरिडीमेबल का मतलब है नॉन रिपेबल। रिडीमेबल या रिपेबल इज एज गुड एज कि वो तुम्हारी लायबिलिटी है, और उस पर तुम सामने वाले को जो रिटर्न दोगे ना, वो बाय नेचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जिसे तुमने पीएनएल में रिकॉर्ड करना। अगर इरिडीमेबल है यानी कि नॉन रिपेबल, कभी वापस नहीं करना, और इस पे जो बाय डिफॉल्ट तुम यानी कि ये इक्विटी है, और इस पे जो तुम रिवॉर्ड दोगे वो सामने वाले के लिए, हमारे लिए डिविडेंड है, जो कि पीएनएल में नहीं रिटेन अर्निंग्स में रिकॉर्ड होता है। अब अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इतने हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल है, यानी तुम्हें मालूम है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिवॉर्ड देना है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद देना है, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम इसे माइनस कर देंगे। लेकिन अगर तुमसे वो कहे कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर के, तो तुम्हें मालूम है कि इसका रिवॉर्ड यानी कि इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस हो चुका है, ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में माइनस हो चुका है, तुम्हें इसे दोबारा से माइनस नहीं करना पड़ेगा in order to calculate the profit attributable to the ordinary shareholder। अभी जो मैंने तुम्हें सवाल रीड करवाया, क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड बुलेट देखो क्या लिखा था। इसका थर्ड बुलेट लिखा था, the preference shares were correctly classified as equity in accordance with IAS 32, कि ये एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जो कि इक्विटी नेचर का है, यानी कि ये कौन सा होगा? इरिडीमेबल। और
अगर ये इक्विटी नेचर का है तो इसका डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हुए माइनस नहीं हुआ होगा, मैंने खुद से माइनस कर दिया। क्या ये समझ आता है? मैं सर व्हाट इफ, अब देखिए एग्जाम में ऐसा होगा कि एग्जामिनर प्रेफरेंस शेयर्स का इस्तेमाल कर दे और ये बता ही ना कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, ये बता ही ना कि ये इक्विटी है लायबिलिटी है, तो हम क्या असम्पशन लेंगे? अगर एग्जामिनर साइलेंट हो, तो हमेशा आपकी असम्पशन होगी कि ये इरिडीमेबल नेचर का है। अगर आपका एग्जामिनर इस बात पे साइलेंट हो जाए कि ये रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, इस बात पे साइलेंट हो जाए कि ये इक्विटी है लायबिलिटी, तो आपकी जनरल असम्पशन ये होगी कि ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है। ये डायग्राम कभी करो तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सर यहां सुनिएगा, किसी ने सवाल पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स इफ यू डोंट नीड टू रीपे। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि ऑर्डिनरी शेयर्स में और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है अगर आपको रीपे ही नहीं करना ये अमाउंट। देखिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है? दोनों में एक बात तो फैक्ट है कि पैसा वापस नहीं करना, तो फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हम ये कहते हैं कि कंपनी कमाएगी तो फायदा देगी, कंपनी नुकसान करेगी तो फायदा नहीं देगी, मतलब कुछ पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर एक प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल नेचर का भी है, यानी उसको पैसे वापस नहीं करने हैं, लेकिन कंपनी फायदा करे या नुकसान करे उनको हमें डिविडेंड देना पड़ता है, तभी तो उनका नाम प्रेफरेंस रखा गया है कि उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे फजीलत हासिल है, प्रेफरेंस हासिल है, तभी तो उनका नाम प्रेफरेंस रखा गया कि उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे एक प्रेफरेंस हासिल है कि कंपनी फायदा करे नुकसान करे इनको डिविडेंड दिया ही जा रहा हो। लेकिन इनका पैसा कौन सा है? इनका पैसा इक्विटी है। एक फर्क तो ये, और एक और फर्क भी होता है, खुदा ना खास्ता कंपनी हो जाए लिक्विडेट वाइंड अप, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पैसा है ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस होगा, ओनली इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन उनका पैसा वापस करने के बाद अगर कंपनी के पास और पैसा बच जाता है तो वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी। लेकिन ऑर्डिनरी के पास अगर उनका पैसा रिपे करने के बाद पैसा बच जाए तो वो सारा रिमेनिंग पैसा ऑर्डिनरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोबारा बताएं भाई, कंपनी है एमक्यू लिमिटेड, ये लोग इसके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, ये लोग इसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी हो गई लिक्विडेट, ये कंपनी हो गई वाइंड अप। तो इन लोगों से जो मैंने पैसा लिया था ना, मुझे इनको पैसा, उनका पैसा उतना वापस करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से जो मैंने पैसा लिया था वो तो मैं दूंगा अगर है, और अगर मेरे पास ज्यादा पैसा भी है ना तो मैं वो सादा पैसा भी नहीं मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ वही पैसा वापस करूंगा जो उनसे लिया है। अगर कंपनी में शॉर्टफॉल आ जाता है, कंपनी में सरप्लस आ जाता है, तो ये वाला पैसा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को तो दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम इसका इसलिए रखा गया है कि इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। कंपनी फायदा करे नुकसान करे इन ये अपने हिस्से का डिविडेंड लेकर जाएंगे, लेकिन चूंकि ये इरिडीमेबल होता है तो उसकी नेचर क्या है? इक्विटी। अच्छा, फिर किसी ने सवाल ये भी पूछा कि क्या मैं इरिडीमेबल को मार्केट में बेच सकता हूं? यस, चाहे ऑर्डिनरी शेयर हो, चाहे रिडीमेबल हो, चाहे इरिडीमेबल हो, आप मार्केट में तो किसी को भी जाके बेच सकते हो। भाई अगर इन लोगों के पास रिडीमेबल या ऑर्डिनरी या इरिडीमेबल शेयर्स हैं तो ये मार्केट में तो सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के पास ऑर्डिनरी या इरिडीमेबल शेयर्स हैं तो ये मुझसे आगे पैसा नहीं मांग सकते। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और इरिडीमेबल शेयर होल्डर कंपनी के पास जाके पैसा नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिपेबल है। मार्केट में तो बेच सकता है, लेकिन अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, रिपेबल नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वो लोग कंपनी से भी जाके पैसा मांग सकते हैं, तभी तो मैंने इसे लायबिलिटी डेजिग्नेट किया है। सर इरिडीमेबल शेयर्स की जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो हर हाल में देना है, तो वो भी तो लायबिलिटी होगी। उनका डिविडेंड एक तरीके से तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है। डिविडेंड की बात कर रहा हूं कि बेसिकली में जा रहे हैं फिर भी आपने कहा तो ये लायबिलिटी नहीं, क्योंकि एक चीज डिविडेंड है या इंटरेस्ट है वो उस अमाउंट नहीं, उसकी बेस अमाउंट की बेसिस पे डिटरमाइन होगी। अगर बेस अमाउंट तुम्हारे पास लायबिलिटी नेचर की है तो उसका रिवॉर्ड इंटरेस्ट, और अगर बेस अमाउंट तुम्हारी इक्विटी नेचर की है तो उसका रिवॉर्ड डिविडेंड या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सर किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के फेस पे ये चीजें कहां नजर आ रही होंगी? अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर का है तो ये तुम्हें करंट या नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाई देगा,
और अगर तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स इरिडेमेबल नेचर का है तो ये तुम्हें इक्विटी में नजर आ रहा होगा। जो अकाउंट्स हम बनाते सब्सटेंस पे, अकाउंट्स हम बनाते सब्सटेंस पे, लीगल फॉर्म पे नहीं। लीगली तो दोनों ही शेयर होल्डर है, लेकिन सब्सटेंस में ये लायबिलिटी है तो ये करंट नॉन करंट में आएगा, सब्सटेंस में ये इक्विटी है तो ये इक्विटी में आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट्स हम बनाते सब्सटेंस पे, लीगल फॉर्म कैन बी समथिंग एल्स। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको जो मैं रिवॉर्ड दूंगा ना और इसको जो मैं रिवॉर्ड दूंगा, दोनों को पुकारा डिविडेंड के नाम से ही जाता है। इसको जो मैं रिवॉर्ड दूंगा, इसको जो मैं रिवॉर्ड दूंगा, दोनों को पुकारा डिविडेंड के नाम से जाएगा। लेकिन सब्सटेंस ये है, इसका डिविडेंड इंटरेस्ट है, इसका डिविडेंड वाकई में डिविडेंड है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो आपने नॉमेनक्लेचर से कंफ्यूज नहीं होना। अगर रिडीमेबल है तो डिविडेंड दिया जाए, आप उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस से कंसीडर करोगे। अगर रिडीमेबल है तो डिविडेंड दिया जा रहा होगा, समझेंगे भाई डिविडेंड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। सेम इसी तरह का सवाल है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 रीड करा, बस एक थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे चेंज है। पॉइंट नंबर 1, in the year ended 31 December year 1, NTDC made a profit after tax of 3.5 million. Of this, 3 million was from continuing operation and 5 lakh from discontinued operation. It paid ordinary dividend of 1.5 lakh and preference dividend of 65,000. Preference dividend of 65,000. अब की बार हमने preference dividend दिया 65,000. And the preference shares were correctly classified as liability in accordance with IAS 32. लेकिन अब की बार जो हमारा preference shares है वो liability nature का है। Company had 1 million ordinary shares in issue throughout the year. Calculate basic EPS. तो जरा खुद ही सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ देखें, बस ये 2-3-4 सवाल सॉल्व करके हम ब्रेक करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही डेटा है, सेम वही फैक्ट्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे। सिर्फ एक फर्क है कि अब की बार जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है वो लायबिलिटी नेचर के एज कंपेयर टू इक्विटी नेचर। तो आपके पास कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर दिया इन्होंने 3 मिलियन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का 5 लाख, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना है 65,000। तो उसे हम माइनस नहीं करेंगे अब की बार। क्यों? क्योंकि ये जो 65,000 रुपए का डिविडेंड है इसका नेचर इंटरेस्ट का है, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में ऑलरेडी माइनस हुआ होगा, तो मैं दोबारा माइनस नहीं करना इसे। तो प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी 3 मिलियन आ जाएगा। ये 5 लाख था। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 1 मिलियन थे, और बेसिक ईपीएस इस केस में आ जाएगा 3, और यहाँ भी 1 मिलियन, तो बेसिक ईपीएस आ जाएगा हमारे पास 0.5। बहुत आसान सा पार्ट है, कॉपी कर लें अगर किसी ने नहीं किया तो सॉल्व। आगे बढ़ते हैं सर। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन देखनी है जी। ठीक है सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ब्रेक में कुछ चीजें पूछ रहे थे और कुछ चीजों के बारे से डिस्कस कर रहे थे कि सर बहुत सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रही होती। वन ऑफ द रीजन कि हमने ये नहीं पढ़ा और डायरेक्ट FR1 में जंप कर गए, या बहुत सारी चीजें हमें फील होता है कि यार हमारे आसपास वाले लोगों को तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल बेसिक लग रहा है, तो हम थोड़ा डर रहे होते पूछने में। तो इस डर की अगर आप नहीं पूछोगे तो आपके साथ वाले को इसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा कि आपको पेपर में दोबारा से वापस आना पड़ रहा होगा। तो कोई भी ऐसी चीजों जो हमें परेशान कर रही है तो ये ना सोचो कि ये बेसिक है या सर क्या सोचेंगे या बाकी आसपास वाले क्या सोचेंगे, आप बिला तक पूछ लिया करें। और बहुत ही बेसिक लेवल की चीजों तो भी आप पूछा करें, इसमें कोई इतना वो मसले वाली बात नहीं है। अभी तो इतने पहले मुझसे किसी ने पूछा कि सर हमें तो यही नहीं पता कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है। तो अगर उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, नहीं पता तो नहीं पता, हम पूछे तो सही कि सर हमें नहीं पता, इसका थोड़ा डिफरेंस तो बताएं। देखें फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं पार्टनर्स इकट्ठे करता हूं, तो मेरे पास कुछ मेरे दोस्त यार या कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स ऐसे होंगे जो रिस्क टेकर होंगे या जो मुझ पे भरोसा कर लेंगे और मेरे को पैसा दे देंगे कि आप ये सही है पैसे से इन्वेस्ट करो और इससे कमाओ, जो भी होगा उसमें कुछ हिसाब का होगा, जो कुछ हिसाब वो लेकर जा रहे हो। और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी आधा करेंगे, कुछ नुकसान मेरा, कुछ नुकसान जो बंदा पैसा लगा रहा है। एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर ये होती है जो कॉन्फिडेंस भी रिपोज करती है, रिस्क भी लेती है।
लेकिन कुछ आपको अपने आसपास में अपने मास्टर में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, जो पैसा तो देने के लिए तैयार होंगे लेकिन नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हम ऐसे लोगों से भी आने वाले पैसे को मना तो ना करें ना, हम पैसा तो हर किसी से इकट्ठा कर रहे होंगे, तो हम दोनों से अलग अलग बातें कर रहे होंगे। हो सकता है कि एक मेरा दोस्त का है कि भाई मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, जो फायदा जो नुकसान होगा वो आधा आधा, लेकिन एक मेरा दोस्त आके कहेगा कि भाई मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं लेकिन नुकसान में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, तो फिर मैं उसको फायदा भी आधा नहीं दूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है जो प्रॉफिट हुआ उसका 30% प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। या तो वो बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा कर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे कि भाई बैंक हमें हर साल 10% का फिक्स रिटर्न देते रहे। अब वहां आपका लॉस के चांसेस कम से कम है, मतलब ना होने के बराबर है ना। बैंक में आपने 1 करोड़ रुपए रखवाए, हर साल के आखिर में आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यूएसडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ रिटर्न बहुत ज्यादा आ सकता है। आपने डॉलर खरीदा 150 रुपए पे, कल खान साहब ने 180 रुपए कर दिया, लेकिन इसमें यूटर्न भी तो हो सकता है कि वही डॉलर 120 पे आ गया। आपने इसी तरह गोल्ड खरीदा, ऑयल जाने दे भी, क्रिप्टो करेंसीज खरीदी या इस तरह की कोई चीज खरीदी, तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टर प्रैक्टिकली एक्सेस करते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, कोई ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है, कोई कम रिस्क लेने को तैयार है, कोई ज्यादा रिस्क कोई कम, अकॉर्डिंगली इस हिसाब से। तो अगर मेरे पास एक बंदा आता है, वो मेरी कंपनी में इंजेक्ट करता है पैसे, वो कहता है फायदा भी बराबर नुकसान भी बराबर, मैं कंपनी के डिसीजन में भी पार्टिसिपेट करूंगा, हर चीज के मामलात में मेरा हक भी होना चाहिए, तो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होगा। लेकिन कोई ऐसा बंदा मेरे पास आ रहा है जो कह रहा है मुझे सिर्फ फायदा चाहिए, नुकसान मेरा नहीं, उसके पास कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है, मैं उसको डिसीजन मेकिंग में राइट भी नहीं देना चाहता कि वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी ना करे, तो फिर मैं उसको ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं, मैं उसको प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में वोट नहीं कर सकता, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास एक प्रिविलेज है कि वो कंपनी में वोट कर सकता, लेकिन इसको डिविडेंड पे प्रेफरेंस है कि कंपनी फायदा करे नुकसान करे, इसको इसका रिटर्न देना पड़ेगा। कंपनी फायदा करेगी तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को रिटर्न देगी, नुकसान करेगी तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं देगी। तो ये बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द मोडालिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द मोडालिटीज ऑफ द अरेंजमेंट, हम डिफरेंट कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं कि अवर इन्वेस्टर कैन बी लेंडर, कैन बी इक्विटी होल्डर, कैन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैन बी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर है तो एक क्लासिफिकेशन मैंने ब्रेक से पहले कवर की, रिडीमेबल इरिडीमेबल की। रिडीमेबल इरिडीमेबल में क्या था, आपने किसी से इक्विटी के, आपने किसी से पैसा लिया, लेकिन आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया कि भाई 5 साल या 10 साल या 15 साल, कोई भी टाइम पीरियड, कि इतने साल में पैसा वापस कर दूंगा, तो ये रिडीमेबल है, इसका नेचर लायबिलिटी नेचर का है। और अगर आप किसी से पैसा लेते हो कि आपको पैसा वापस नहीं होगा अनलेस की कंपनी बंद हो जाए, तो फिर ये इरिडीमेबल है, फिर ये इरिडीमेबल, इसका नेचर क्या था, इक्विटी का। क्या ये बातें समझ आती है हमें? इसी तरह से हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की एक और क्लासिफिकेशन है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, मैं कुछ बातें लिखते हुए डिस्कस करता हूं।
कॉपी करिए, इससे मैं डिस्कस करता हूं। याद देखिए सर, हमारे पास एक और तरह से प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? अगर एक प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, तो इसका मतलब है कि हर साल इनकी डिविडेंड की इंटाइटलमेंट कंफर्म है। हर साल इनकी डिविडेंड की इंटाइटलमेंट कंफर्म्ड है, चाहे इनका डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, इनका हर साल का डिविडेंड की इंटाइटलमेंट कंफर्म्ड है। अगर किसी साल डिक्लेयर हो गया तो पे हो जाएगा, और किसी साल इनका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो वो अगले आने वाले सालों में पे जरूर होगा। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो मतलब हर साल की डिविडेंड की इंटाइटलमेंट फॉर श्योर है, चाहे वो डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो। लेकिन अगर एक प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का है तो इसके डिविडेंड की इंटाइटलमेंट सिर्फ उसी साल होगी जिस साल उसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। अगर किसी साल कंपनी ने इनका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो फिर इनको उस साल का कोई डिविडेंड आगे जाके भी नहीं दिया जा रहा हो। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में फर्क क्या है कि इनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहेगा इवन इफ इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इनका डिविडेंड क्यूमुलेट या एक्रू नहीं होगा अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड। तो इनका डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, हर साल इनकी डिविडेंड का हिस्सा तय है। इनके डिविडेंड उस वक्त दिया जा रहा होगा जब इनका हिस्सा डिक्लेयर किया जा रहा होगा। अब इससे हमारी बेसिक ईपीएस की वर्किंग पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करते हो। अगर आपको सवाल में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दें तो चाहे उनका डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, आपने इनका डिविडेंड फॉर श्योर माइनस करना ही करना है। लेकिन अगर आपका डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का है तो उनका डिविडेंड इस वर्किंग से उसी वक्त माइनस होगा जब वो डिक्लेयर किया गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर इस बात में साइलेंट हो जाए कि आइदर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव बताए ना, तो हमारी जनरल असम्पशन ये होगी कि हमारा प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर का है। अगर एग्जामिनर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते, कुछ बताए ना कि वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, तो हमेशा जनरल असम्पशन ये लेना कि ये क्यूमुलेटिव है। और इसी तरह अगर रिडीमेबल इरिडीमेबल के बारे में ना बताया तो हमारी जनरल असम्पशन क्या थी? इरिडीमेबल नेचर का। तो आई गेस आसान सी बात है। कोई चीज लेकिन फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बस मैं रीड कर रहा हूं। रीड करते क्वेश्चन नंबर 3। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3.5 मिलियन। एक कंपनी है जिसके ईयर 1 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3.5 मिलियन का। एंटिटी जी हैज 1 मिलियन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इन कैपिटल इन इशू। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 10 मिलियन लिए हुए, सॉरी 1 मिलियन लिए हुए, और 1 मिलियन 10% का मतलब क्या है कि हर साल 1 मिलियन का 10% आपको इनको रिवॉर्ड देना था। और ये क्यूमुलेटिव नेचर के, इसके आगे लिख भी दिया इसने कि दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 1 लाख वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, इनको हर साल 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलना ही मिलना है। कंपनी हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। बहुत आसान सा सवाल है सर, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बहुत आसान सा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर सवाल में गिवन है, दैट इज 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन का हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। अब ये बता दिया कि ये क्यूमुलेटिव है, लेकिन सवाल में ये नहीं बताया कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, तो मैं इसको क्या समझूंगा? इरिडीमेबल है, यानी कि इक्विटी नेचर का है, यानी कि इसका डिविडेंड अभी माइनस नहीं हुआ, वो मुझे खुद माइनस करना है। फिर कहता है हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया है, इस केस में तो आपको देखना ही नहीं है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, आपने एनी हाउ उसका डिविडेंड माइनस करना है। वो कितना होगा? वो नंबर इन्होंने बता दिया है, 1 मिलियन का 10% यानी कि 1 लाख। तो मेरे पास प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ गया 3.4 मिलियन। ऑर्डिनरी शेयर्स का नंबर भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 1 मिलियन। तो हमारे पास वेटेड एवरेज, सॉरी बेसिक ईपीएस आ जाएगा 3.4 पर शेयर। कॉपी करने से अगर किसी ने नहीं किया सॉल्व,
सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोनों में प्लस से वापस क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूं। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, Adil Limited made a profit after tax of 3.5 million. AL has 1 million 10% non-cumulative preference shares in issue. This would entitle the investor to receive a dividend of 1 lakh, that is 10% of 1 million if declared. अब चूंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो इस केस में डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो ही इंटाइटलमेंट होगी, अदरवाइज नहीं। The preference dividend was declared during the year ended 31 December 2001. Company had 1 million ordinary shares of 110 each issue throughout the year. Calculate basic EPS for the year ended 31 December. सर सेम वही काम होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। इवन दो कि ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, इवन दो कि नॉन क्यूमुलेटिव, लेकिन इसका डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए मैं लेता हूं। In the year ended 31 December 2001, Kashif Limited made a profit after tax of 3.5 million. Company has 1 million 10% non-cumulative preferences in issue. This would entitle the investor to receive a dividend of 1 lakh, that is 10% of 1 million if declared. This preference dividend was not declared during the year ended 2001. And the company had 1 million ordinary shares in issue. Calculate basic EPS. बहुत आसान सा पार्ट है सर, सॉल्व कर लें इसको, फिर भी सॉल्व कर लेना सर। तो हमने बेसिक ईपीएस का आसान सा फॉर्मूला देखा कि कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रही है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, कि पूरे साल कंपनी के ऑन एन एवरेज, पूरे साल कंपनी के ऑन एन एवरेज कितने ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन इशू थे, या कितने शेयर होल्डर से कंपनी ने ऑन एवरेज पूरे साल में पैसा लिया हुआ था। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, देखें अगर लेट से कि साल के पहले दिन 1 जनवरी 2021 पे मैंने कंपनी बनाई और मैंने आप लोगों से लेट से 10 लाख रुपए लिए शेयर्स के नाम पे, मैंने आप लोगों से 10 लाख रुपए लिए शेयर्स के नाम पे, और मैंने आप लोगों को शेयर्स इशू कर दिए होंगे 1 लाख। अगर मैं 10 रुपए का आप लोगों को एक शेयर बेचूं और 10 लाख रुपए आपसे इकट्ठे करूं, यानी कि मैंने आपको 1 लाख शेयर्स बेचे होंगे, और पूरे साल सिर्फ आप लोगों के ही पैसे मेरे पास रहे, तो इसका मतलब है कि इस केस में मेरे पास पूरे साल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, 1 लाख। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर न्यू शेयर्स इशू करे हो, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर न्यू शेयर्स इशू करे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को किसी पॉइंट पे रियलाइज हो कि कंपनी को फंड्स की जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक भी कर सकती है। प्रैक्टिकली इतना कॉमन नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कंपनी को अगर रियलाइज हो कि कंपनी को फंड्स की जरूरत नहीं है तो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक भी कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, मैंने 1 लाख लोगों को ढूंढा, उनसे 10-10 रुपए पकड़े, आज मैंने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सर 6 महीने बाद 30 जून 2021 पे मुझे मजीद 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, मुझे मजीद 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट इन टाइम पे मजीद 50,000 लोगों से ढूंढता हूँ, उनसे 10-10 रुपए इकट्ठे करके 5 लाख रुपए कलेक्ट कर लेता हूं। अब इस केस में जब मैं अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करूंगा तो वो 1 मिलियन नहीं है, वो 1.5 मिलियन भी नहीं है। भाई साल के शुरू में 1 लाख शेयर्स थे, 6 महीने बाद मैंने मजीद 50,000 शेयर्स इशू किए, साल के आखिर में कितने हैं, 1.5 लाख। ये समझ आता है? मैं साल के आखिर में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1.5 लाख। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस साल ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, वो 1 लाख नहीं है, वो 1.5 लाख भी नहीं है,
क्योंकि 50,000 पूरे साल थोड़ी थे, 50,000 तो सिर्फ 6 महीने थे ना तुम्हारे पास। तो अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहां से लेकर यहां तक शुरू के 6 महीने मेरे पास 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12, फिर मेरे पास 50,000 नए शेयर्स आए और नए पुराने वाले 1 लाख, नए वाले 50,000, यानी कि 1.5 लाख रिमेनिंग 6 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, तो देखो एक 50,000 और 75, तो इस साल का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 1.5 लाख। और अगर कोई चाहे तो यूं भी कर सकता है कि भाई 1 लाख शेयर तो पूरे 12 महीने आपके पास थे, 1 लाख ये हो गया। 50,000 शेयर्स सिर्फ 6 महीने आपके पास थे, तो यहां भी यही नंबर कैलकुलेट हो रहा होगा। क्या ही समझ आता है हमें? तो हमने बेसिकली अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने शेयर इशुएंस की है या शेयर्स को रीपर्चेस किया है, तो हमें एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोपोर्शन। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सवाल में डायरेक्ट समझ आ जाएगा, कॉपी ना करें इसे। आएगा कॉपी ना करें इसे सर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सवालों में समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। Friday Limited has a financial year ending at December. On 1st January 2001, there were 6 million ordinary shares, rupees 10 in issue. On 1st April 2001, it issued 1 million new shares at full market price. Total earning for the year ended 31 December 2001 was 27 million. Calculate basic EPS for the year ended 31 December 2001. बहुत आसान सा सवाल है सर, खुद ही सॉल्व कर लें इसे। यहां देखें सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर सवाल में गिवन है, दैट इज 27 मिलियन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर तो सवाल में गिवन है हमारे पास 27 मिलियन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें इन्होंने थोड़ा सा डेटा दिया है। कहता है साल के पहले दिन आपके पास 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। 1 अप्रैल 2001 पे आपने 1 मिलियन शेयर्स मजीद इशू किए, यानी कि हमारे पास 1 जनवरी x1 पे 1 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी थे और 1 अप्रैल तक 1 मिलियन ही रहे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मिलियन। शुरू के 3 महीने आपके पास 6 मिलियन शेयर्स थे, तो मैंने इसका 3 महीने का वेटेड एवरेज प्रोपोर्शन ले लिया। फिर हमने 1 अप्रैल x1 पे 1 मिलियन शेयर्स मजीद इशू करे, तो हमारे पास टोटल शेयर्स हो गए 7 मिलियन। और अब रिमेनिंग पूरे साल 7 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहे, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स नहीं होगा। तो कितना रहा? 6 × 3/12, 5,25,000, 1.5 लाख या 1.5 मिलियन। और ये 7 मिलियन × 9/12, तो ये हमारे पास हो जाएगा सर, ये समझ आ रहा है ना सबको? ये हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। सर बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लोगे 27 मिलियन। अब इस सवाल में आपको कोई प्रेफरेंशियल होल्डर का डेटा ही नहीं दिया, तो जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यही प्रॉफिट मेरा एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होगा। 27 मिलियन की प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर देता हूँ 6,750,000 से, तो 4 रुपए पर शेयर का हमारा बेसिक ईपीएस आ जाएगा। कॉपी कर लेंगे सर इसे। आ जाए सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंपनी बी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। कंपनी बी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑफ 31 दिसंबर। On 1st January year 3, there were 9 ordinary shares in issue. साल के शुरू में कंपनी के 9 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स चल रहे थे।
On 1st May, company B issued 1.2 million new shares at a market price, at a full market price. कंपनी ने 1st May पे 12 लाख नए शेयर्स इशू करे. On 1st October, it issued a further 1.8 million shares also at a full market price. फिर कंपनी ने 1st October पे 18 लाख शेयर्स मजीद इशू करे. And total earnings in year 3 was 36.9 million. Calculate the basic EPS for the year ended 31 December year 3. सॉल्व कर लें सर, खुद ही सॉल्व कर लें सर. यहाँ देखें सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को. क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर सवाल में गिवन है 36.9 मिलियन. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास गिवन है 36.9 मिलियन. सही है. और ये मेरे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है. फिर हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बताया कि आपके पास 1 जनवरी ईयर 3 के स्टार्ट पे 1 जनवरी ईयर 3 के स्टार्ट पे 9 मिलियन शेयर्स थे. फिर आपने 1 में ईयर 3 पे 1 में ईयर 3 पे न्यू शेयर्स इशू करे 1.2 मिलियन. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए होंगे 10.2 मिलियन. फिर आपने 1 अक्टूबर ईयर 3 पे मजीद न्यू शेयर्स इशू करें 1.8 मिलियन. तो आपके पास टोटल 12 मिलियन शेयर्स हो गए होंगे. ऐसा ही है. अब देखिए, साल के शुरू में 9 मिलियन शेयर्स थे और 1 मई पे मैंने 12 लाख शेयर्स इशू करे. यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, शुरू के 4 महीने मेरे पास सिर्फ 9 मिलियन शेयर्स थे. तो 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4/12, 3 मिलियन. फिर 1.2 शेयर्स इशू करने के बाद 1.2 मिलियन शेयर्स इशू करने के बाद मेरे टोटल शेयर्स हो गए 10.2 मिलियन. और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5 महीनों में हमारे 10.2 मिलियन के शेयर्स रहे. तो 10.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5/12, 4250000. फिर आपने मजीद 18 लाख शेयर्स इशू किए तो 12 लाख हो गए 1 अक्टूबर पे. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 3 मिलियन. एक चीज याद रखना, जब आप पूरे साल का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपके पास पूरे साल में मल्टीपल टाइम शेयर्स इशू हो या मल्टीपल टाइम शेयर्स रीबैक हो, रीपर्चेज हो, आपके इन सारे न्यूमिनेटर का टोटल जो है ना वो 12 ही होना चाहिए. क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में 12 रख रहा हूँ और 12 महीनों की वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हर स्लैब के जो न्यूमिनेटर का टोटल है वो पूरे 12 ही बनना चाहिए. पिछले दोनों सवाल में ऐसा ही था, इस सवाल में भी ऐसा ही होगा. 4, 5 और 3 12 बन रहा होगा. तो मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 10250000. सर बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे. That is 36.9 million divided by 10250000. तो कितना आ रहा है? 3.6 मिलियन नहीं, 3.6 रुपीज पर शेयर. कॉपी कर ले सर इससे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. चले सर, हम आज की क्लास को जल्दी ऑफ कर देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे. नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल में आप लोगों की कल FR1 की क्लास तो नहीं होती ना? हमारा जो पहले टाइम टेबल था उसमें मंडे हमारी टैक्स और FR2 होती है. टैक्स होती है ना कल आपको लोगों की टैक्स की क्लास, और टैक्स की क्लास के बाद आपका सैलरी का मॉक भी है. मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको.